दिस इज़ वैष्णवी चौहान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जेन्यून स्टडी पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि सीटेट एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज़, जिसके अंदर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट को और भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और साइंस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकें। हम आपको वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे जो कि सीटेट एग्ज़ाम में साइंस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। तो चलिए हमारी इस क्वेश्चन सीरीज़ का करते हैं शुभारंभ। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना नहीं भूलिए, ताकि अपकमिंग वीडियोस जो कि क्वेश्चन सीरीज़ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बनने वाले हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो चलिए आज की इस क्वेश्चन सीरीज़ का करते हैं शुभारंभ। टारगेट सीटेट 2024, जिसका आज फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश प्रकीर्णन की विधि देखी जा सकती है जब प्रकाश, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि साबुन के बुलबुलों से गुजरता है, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है कि सीढ़ी की सतह पर पड़ता है, थर्ड ऑप्शन दे रखा है कि वर्षा की बूंदों से गुजरता है और फोर्थ दे रखा है कि चमकते कंचों पर फोकसित होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, पहले इसकी डेफिनेशन देखें तो प्रकाश प्रकीर्णन, जब प्रकाश जो होता है ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं। जब प्रकाश ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं, ऐसे माध्यम में प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना होती है। ऐसे माध्यम में जो धूल और अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, इनके द्वारा जो होता है प्रकाश वह सभी दिशाओं में फैल जाता है, जिसको हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो ये जो होता है, एक तो साबुन के बुलबुलों से गुजरता है तब होता है प्रकाश, जब साबुन के बुलबुलों से गुजरता है तब ये प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, सीढ़ी की सतह पर पड़ता है तब प्रकाश प्रकीर्णन होता है, वर्षा की बूंदों से गुजरता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन हमें देखने को मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हो जाएगा, फोर्थ नहीं होगा। चमकते कंचों पर फोकसित होता है, नहीं, ये आंसर रॉन्ग होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, सेकंड दे रखा है कि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, थर्ड दे रखा है कि स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम परंतु लोटनिक घर्षण से अधिक होता है, और फोर्थ दे रखा है कि सर्पी घर्षण लोटनिक घर्षण से अधिक होता है। सबसे पहले बात करें हम तो स्थैतिक घर्षण। ये स्थैतिक घर्षण क्या है? तो जब किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार का विस्थापन उत्पन्न नहीं होता है, या फिर कहे तो वह वस्तु हिलती नहीं है, तो उस वस्तु में स्थैतिक घर्षण कार्य कर रहा होता है। जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं जो कि स्थिर अवस्था में, तो जब ये उस पर बल लगाया जाता है तो वह वस्तु जो होती है उसमें किसी भी प्रकार का विस्थापन उत्पन्न नहीं होता है, या वह वस्तु जो होती है हिलती नहीं है, तो उसमें स्थैतिक घर्षण बल कार्य कर रहा होता है। नेक्स्ट बात करें तो सर्पी घर्षण क्या है? यह एक वस्तु है, इस वस्तु के तल और यह वस्तु जिस सतह पर सरकती है, सरकते हुए आगे बढ़ रही है, उस सतह का तल, इन दोनों तलों के मध्य जो घर्षण बल कार्य कर रहा है उस घर्षण बल को सर्पी घर्षण बल कहते हैं। वस्तु के तल और वस्तु जिस सतह पर सरकती हुई आगे बढ़ रही है, उस सतह के तल के मध्य जो घर्षण बल कार्य कर रहा है उस घर्षण बल को सर्पी घर्षण कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लोटनिक घर्षण क्या है। तो लोटनिक घर्षण जो होता है वह एक गोलाकार या बेलनाकार, एक तो गोलाकार और एक इस प्रकार से बेलनाकार वस्तुओं पर लगने वाला बल होता है, जिसमें वस्तुएं जो होती है बिना सतह पर फिसले आगे की ओर लुढ़कती रहती है, जैसे कि अपना बॉल हुई, बेलन हुआ, पहिए हुए, ये सभी, इन सभी के मध्य जो बल कार्य कर रहा है वह लोटनिक घर्षण बल कार्य कर रहा है। तो इन तीनों बल में
जिस घर्षण बल का मान सर्वाधिक है वह है स्थैतिक घर्षण बल। फिर इससे कम घर्षण बल जो है वह सर्पी घर्षण, और सर्पी घर्षण से भी कम जो है वह लोटनिक घर्षण। यहाँ पर हमें दिया गया है कि स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। नहीं, स्थैतिक घर्षण जो होता है वह सर्पी घर्षण से अधिक है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सेकेंड दे रखा है कि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, तो जो लोटनिक घर्षण है यह सर्पी घर्षण से भी कम है, इसलिए हमारा सेकेंड ऑप्शन है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड दे रखा है कि स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम परंतु लोटनिक घर्षण से अधिक होता है, तो जो स्थैतिक घर्षण बल है ये तो सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण इन दोनों से अधिक है, तो ये फैक्ट भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड दे रखा है कि सर्पी घर्षण लोटनिक घर्षण से अधिक होता है, तो हाँ ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जो सर्पी घर्षण है वह लोटनिक घर्षण से भी अधिक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 3 पेट्रो रसायन के समूह को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर ए है डीजल केरोसिन या रेयन, बी है पेट्रोल डीजल या कास्टिक सोडा, सी है स्नेहक तेल पॉलीएस्टर या बिटुमिन, और डी है अपमार्जक स्नेहक तेल या कोयला। तो यहाँ पर स्नेहक तेल पॉलीएस्टर और बिटुमिन ये तीनों जो होते हैं यह पेट्रो रसायनों के समूह को निरूपित करते हैं, या कहे तो एक तो पेट्रोलियम और एक प्राकृतिक गैस के समूह को यह निरूपित करते हैं। पेट्रो रसायन जो होते हैं या प्राकृतिक गैसें और पेट्रोलियम जो होते हैं वह अनेक उपयोगी पदार्थ बनाने में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि अपमार्जक और रेशे में पॉलीएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि रेशे जो होते हैं यह पेट्रो रसायन या पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैसों से प्राप्त किए जा सकते हैं। जबकि जो मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्नेहक तेल पॉलीएस्टर और बिटुमिन ये तीनों जो होते हैं यह पेट्रो रसायन के समूह को निरूपित कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि ओजोन वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों की क्रिया से बनती है। सेकेंड दे रखा है कि यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। थर्ड दे रखा है कि ओजोन ऑक्सीजन से भिन्न नहीं है। और फोर्थ दे रखा है कि ओजोन का ऑक्सीजन में अपक्षरित होना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। सही कथन बतायन करना है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है कि ओजोन वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर ऑक्सीजन पर पराबैंगनी विकिरणों की क्रिया से बनती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो पराबैंगनी विकिरणें होती है वह ऑक्सीजन के अणुओं को विघटित करके, जो यूवी रेज होती है जिनको पराबैंगनी विकिरणें कहते हैं, यह ऑक्सीजन के अणुओं को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन के परमाणुओं के निर्माण में सहायता करती है। ये जो होती है ऑक्सीजन के अणु को विघटित करके स्वतंत्र ऑक्सीजन के अणुओं का निर्माण करती है। और ये स्वतंत्र ऑक्सीजन के अणु जो होते हैं ये वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ओजोन का निर्माण करते हैं। यह O3 जो है ये ओजोन का फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट दे रखा है कि यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। ये पराबैंगनी विकिरणें जो होती है हमारे जो होती है स्किन कैंसर, स्किन से संबंधित रोग आदि के लिए यह जिम्मेदार होती है। थर्ड दे रखा है कि ओजोन ऑक्सीजन से भिन्न नहीं है, तो यह कथन जो है वह रॉन्ग है। जबकि फोर्थ दे रखा है ओजोन का ऑक्सीजन में अपक्षरित होना एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो यह कथन भी
एक गलत कथन है, क्योंकि ओजोन का ऑक्सीजन में अपक्षरित होना एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो हमारे जो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर है वह फर्स्ट और सेकेंड है, जबकि थर्ड फोर्थ गलत है। तो फर्स्ट सेकेंड हमको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा कौन प्रदान करता है। फर्स्ट ऑप्शन है अग्नाशयी रस, सेकेंड है पित्त रस, थर्ड है श्लेष्मा और फोर्थ है पाचक रस। तो जो हमारा स्टमक होता है जो कि इस प्रकार से थैलीनुमा होता है, उसकी संरचना होती है। तो इस स्टमक को जो होता है इसके अंदर HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है, बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है। अम्ल जैसे कि 0 से 7 तक, 0 से लगाकर 7 तक अगर किसी पदार्थ का pH मान है तो वह पदार्थ अम्लीय होता है, और 7 से 14 तक अगर किसी पदार्थ का pH मान है तो वह पदार्थ क्षारीय होता है, और अगर 7 है तो वह उदासीन होगा। और जो pH मान है वह अम्ल में अगर pH मान घटता है तो अम्लीय मान बढ़ता है, और अगर अम्ल में pH मान बढ़ता है तो अम्लीय मान घटता है। जबकि क्षार में pH मान बढ़ता है तो क्षार की मात्रा बढ़ती है, जबकि अगर क्षारीय में pH मान में कमी आती है तो क्षारीयता में भी कमी आएगी। तो जो एसिडिक नेचर का जो HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे स्टमक में पाया जाता है, तो उससे जो हमारे स्टमक के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करने का जो कार्य करता है वह श्लेष्मा करता है। श्लेष्मा की एक परत होती है जो कि इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारे स्टमक की रक्षा करती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक क्वेश्चन दे रखा है कि आपके पास कोई ईंट है जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है। यदि आप इस एक मेज पर इस तरह रखें कि हर बार भिन्न फलक मेज के पृष्ठ को स्पर्श करे, तो 3 विभिन्न प्रकरणों में यह ईंट समतल पृष्ठ पर आरोपित करेगी। क्या यह ईंट समान प्रणोद और समान दाब आरोपित करेगी, या समान प्रणोद और विभिन्न दाब आरोपित करेगी, विभिन्न प्रणोद और विभिन्न दाब लगाएगी, या फिर विभिन्न प्रणोद या समान दाब आरोपित करेगी। तो सबसे पहले तो प्रणोद किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु पर लगने वाला ऐसा बल जो उसकी सतह के लंबवत हो, तो उसे प्रणोद कहा जाता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि एक ईंट है जिसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है और उसकी ऊंचाई जो है वह H दे रखी है। अब हमने लास्ट क्लासेस में भी जब दाब से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस किए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जो दाब है, प्रेशर, उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया या बल बटा क्षेत्रफल। इसमें मैंने बताया था कि अगर किसी वस्तु का क्षेत्रफल अधिक है तो उसका दाब, वह जो दाब लगाएगी वह कम होगा, और अगर किसी वस्तु का क्षेत्रफल यदि कम है तो उसके द्वारा लगाया गया दाब जो होगा वह अधिक होगा। अब जैसे कि एक कील है, इस कील के जो ये आगे का सिरा है, इसका क्षेत्रफल अगर अधिक होगा तो ये कील जो होगी यह दीवार पर अधिक दाब आरोपित नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसका क्षेत्रफल जो है अधिक है, इसलिए यह कम दाब लगाएगी। जबकि अगर यह कील नुकीली है और इसके आगे का क्षेत्रफल जो है वह कम है, तो यह उस दीवार पर अधिक दाब आरोपित कर सकेगी और दीवार में आसानी से चली जाएगी। तो यहाँ पर दे रखा है कि एक ईंट है जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है। उसको अलग अलग प्रकार से एक टेबल पर रखा जाता है। सबसे पहले हम इस ईंट को इस प्रकार रखते हैं, तो इस तरह रखने में इसके नीचे जो है उसका क्षेत्रफल कम है, तो यह इस मेज पर अधिक दाब आरोपित करेगी,
जबकि अगर हम इस मेज पर ईंट को इस प्रकार से रखते हैं तो इसके नीचे जो क्षेत्रफल है वह अधिक है, तो यह इस मेज पर जो है कम दाब आरोपित करेगी, क्योंकि इसका क्षेत्रफल अधिक है और इसका क्षेत्रफल कम है, तो यह इस मेज पर अधिक दाब आरोपित करेगी। तो मतलब 3 विभिन्न प्रकरणों में यह ईंट समतल पृष्ठ पर आरोपित करेगी। तो यह ईंट जो होगी वह प्रत्येक स्थिति में प्रणोद तो समान, जो प्रणोद होगा वह तो समान आरोपित करेगी, लेकिन जो दाब यह लगाएगी वह भिन्न होगा। अलग अलग दाब इस मेज पर यह आरोपित करेगी, जबकि प्रणोद जो होगा वह समान होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समान प्रणोद, समान दाब नहीं, समान प्रणोद और विभिन्न दाब। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ये समान प्रणोद और भिन्न दाब आरोपित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सही कथन चुनिए। सोडियम एंड फास्फोरस दोनों को केरोसिन में रखा जाता है। बी है सोडियम एंड फास्फोरस दोनों को जल में संचित रखा जाता है। सी है सोडियम को केरोसिन तथा फास्फोरस को जल में संचित रखा जाता है। और डी है सोडियम को केरोसिन में तथा फास्फोरस को वायु में संचित रखा जाता है। तो जो सोडियम है, सोडियम और जो पोटेशियम है, ये दोनों ही अत्यधिक क्रियाशील धातु है। ये जो होती है वायु से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती, इसलिए इन दोनों को केरोसिन में संचित करके रखा जाता है ताकि ये वायु से क्रिया न कर पाए। और क्योंकि धातुएं जो होती है वह उनकी प्रकृति जो होती है कठोर होती है बहुत ही, लेकिन सोडियम और पोटेशियम उसके अपवाद है। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो बहुत ही मुलायम होते हैं, इन दोनों को चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। जबकि फास्फोरस जो होता है यह भी वायु में जलकर अपना ऑक्साइड बनाता है, इसलिए इस फास्फोरस को जल में संचित करके रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोडियम को तो केरोसिन में तथा फास्फोरस को जल में संचित करके रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्द्र या नमी वायु में लंबे समय तक रखे जाने पर कॉपर के बर्तन, जो तांबे के बर्तन होते हैं, उनके बाहरी पृष्ठ पर फीकी हरी परत बन जाती है। यह पदार्थ है। तो जो वायु और आर्द्रता की जब स्थिति होती है तब उसमें अगर लंबे समय तक तांबे या कॉपर का बर्तन रखा जाता है तो उसके बाहरी पृष्ठ पर एक हरा पदार्थ बन जाता है जो कि कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट होता है। कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक परत के निर्माण इस कॉपर के बर्तन पर हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा में पोषक समृद्धि अथवा पुनः पूर्ति करने के लिए कार्यान्वित किए जाने वाले क्रियाकलाप कौन से? फसल चक्रण, गहरी जुताई या खाद डालना। सेकेंड ऑप्शन है फसल चक्रण, खाद डालना, उर्वरक डालना। थर्ड है खाद डालना, उर्वरक डालना, सिंचाई करना। और फोर्थ है खाद डालना, फसल चक्रण और सिंचाई। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कि मृदा में पोषक समृद्धि अथवा पुनः पूर्ति करने के लिए फसल चक्रण, खाद डालना और उर्वरक डालना आदि क्रियाएं की जाती हैं। फसल चक्रण किसे कहते हैं? तो फसल चक्रण जो होता है खेत में एक फसल के बाद दूसरी फसल, दूसरी फसल के बाद तीसरी फसल, इस प्रकार से एक के बाद एक फसल का बोया जाना फसल चक्रण कहलाता है। जबकि खाद और उर्वरक डालना, खाद और उर्वरक जो होते हैं यह मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखते हैं और यह मिट्टी के पोषक स्तर को और बढ़ाए, इसलिए उनमें खाद और उर्वरक डाले जाते हैं। और फसल चक्रण विधि से खेत में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में भी वृद्धि होती है, जिससे मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है। और अगर मृदा की उर्वरता में वृद्धि होगी तो फसल जो होगी वह अच्छी होगी।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई कार अपनी पहली आधी यात्रा V1 चाल से तथा शेष आधी यात्रा V2 चाल से तय करती है, तो कार की समस्त यात्रा की नेट चाल है। तो यदि दूरी समान है, अगर दूरी समान है, जैसे कि किसी को 100 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, उसने 50 किलोमीटर जो है वह V1 चाल से यात्रा तय की और अगले 50 किलोमीटर जो है वह V2 चाल से यात्रा तय की। तो दूरी तो समान है पर उसकी चाल जो है वह भिन्न है। तो हमको ये औसत चाल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है जो कि 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, यह औसत चाल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन यदि समय जो है वह समान है, यहाँ तो दूरी समान थी इसलिए ये फॉर्मूला है, पर अगर समय समान हो, जैसे कि 30 मिनट में किसी ने 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा तय की और अगले 30 मिनट में उसने 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा तय की, तब वहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वह V1 प्लस V2 अपॉन 2। अगर समय समान है मतलब कि टाइम जो है वह सेम है, तो वहाँ पर यह फॉर्मूला लगेगा V1 प्लस V2 अपॉन 2। लेकिन अगर दूरी समान है तो वहाँ पर 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये दोनों फॉर्मूले इस टाइप के क्वेश्चन करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति में रुद्र विकास, चेहरे पर सूजन, बालों का बदरंग होना, त्वचा की बीमारियां दिखें, तो यह निम्न की कमी के कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है वसा, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट या डी खनिज। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें रुद्र विकास, चेहरे पर सूजन, बालों का बदरंग होना, तो ये सभी बीमारियां जो होती है वह प्रोटीन की कमी से होती है। जिन व्यक्तियों में प्रोटीन की कमी होती है उनको अपने भोजन में सोयाबीन, चना, दूध, अंडा आदि सम्मिलित करना चाहिए, जिससे उनके अंदर प्रोटीन की कमी दूर हो सके। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोटीन शब्द जो देने वाले वैज्ञानिक का नाम है, प्रोटीन शब्द जो है वह बर्जीलियस के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रोटीन शब्द जो है वह बर्जीलियस द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रोटीन में मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। इनके साथ साथ इनमें नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस भी उपस्थित होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं ये हमारी शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तंभ ए के पौधों का स्तंभ बी में दी गई उनकी प्रजनन की विधि से मिलान करिए। हमको स्तंभ ए मतलब कॉलम ए में कुछ पौधे दिए गए हैं, हमको इनकी प्रजनन विधि से इनको मिलान करना है। ठीक है, करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है शैवाल। अब शैवाल जो होते हैं वह, जैसे कि ये शैवाल है, शैवालों में जो प्रजनन होता है वह विखंडन द्वारा होता है। जैसे कि इनके शरीर में इस प्रकार से विखंडन हो जाता है, तो इस विखंडन वाले से एक इनके शरीर के जो इस भाग का विखंडन हुआ है, इससे एक नए शैवाल का निर्माण हो जाता है। तो शैवाल जो होते हैं वह विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं, जबकि फफूंद यह बीजाणु बना करके यह प्रजनन करते हैं। तो जो सेकेंड का हो जाएगा वह फर्स्ट। अब डहेलिया, तो यह डहेलिया जो होती है यह जड़ों द्वारा प्रजनन करते हैं, जबकि कैक्टस के पौधों में शरीर के भाग का अलग होना, या इसको एक और नाम से जानते हैं विलगन द्वारा यह कैक्टस के पौधे जो होते हैं प्रजनन करते हैं। तो शैवाल विखंडन, फफूंद या बीजाणु बनाना, डहेलिया जड़ों द्वारा और कैक्टस शरीर के भाग अलग होना या विलगन द्वारा प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
सृजन ने एक मैराथन में भाग लिया। यदि वह नियमित रूप से सैर नहीं करता है, तेज दौड़ने से उसकी टांगों में ऐंठन हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मांसपेशियों में ए आंशिक रूप से बी में टूट गया। एक गर्म जल में उष्मक में पैर रखने पर उसकी इस अवस्था में सुधार हुआ, क्योंकि बी पूर्णतया सी तथा डी में टूट गया। तो ए बी सी डी क्रमशः है। तो सृजन है जो कि एक मैराथन में भाग लेता है, वह रोज नहीं दौड़ता, लेकिन अचानक दौड़ने से उसकी टांगों में ऐंठन हो गई। अब मांसपेशियों में ए आंशिक रूप से बी में टूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वह है कि निम्न में से कौन सा उन मानव रोगों का समुच्चय है जो एक वायरस द्वारा उत्पन्न होते हैं। हमको ऐसी डिजीज के ग्रुप को बताना है जो कि वायरस द्वारा फैलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्षय रोग, खसरा, हैजा और पोलियो। तो यहाँ पर क्षय रोग, जिसको ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं, यह एक बैक्टीरिया जनित रोग है, तो ये ऑप्शन तो यही कट गया। सेकेंड है कि हेपेटाइटिस ए, खसरा, पोलियो और चेचक, तो ये सभी जो है वायरस जनित रोग है। और थर्ड और फोर्थ में हैजा, जो कि एक बैक्टीरिया जनित रोग है। अब यहाँ पर हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए एक यकृत की बीमारी है या लीवर की बीमारी है, जिसमें हमें रोगी में कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जिसमें उसको वोमिटिंग होती है, उसकी आंखें सूज जाती है और आंखें और त्वचा लाल पीली दिखाई देती है। यह हेपेटाइटिस ए के कुछ लक्षण हैं। खसरा
सेकेंड है खसरा, जिसको मिजल्स कहते हैं। मिजल्स होता है वह पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है और इसके अंदर शरीर पर लाल चकत्ते और सूजन दिखाई देता है। पोलियो, जो कि पोलियो वायरस के कारण होने वाला एक रोग है, जिसके अंदर हमको बुखार, बदन दर्द, रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं नष्ट होती हुई दिखाई देती है। ये लक्षण जो होते हैं वह पोलियो के रोगी के होते हैं। नेक्स्ट है चेचक। तो चेचक जो है, जिसको चिकन पॉक्स भी कहा जाता है। चेचक जो होता है ये वेरियोला वायरस के कारण होने वाला रोग है, जिसके अंदर हमें तेज बुखार, शरीर पर लाल दाने दिखाई देते हैं। चेचक के टीके से क्वेश्चन बन जाता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की। तो चेचक के टीके की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक है वह एडवर्ड जेनर है। इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए, खसरा, पोलियो और चेचक ये वायरस जनित रोगों का एक समुच्चय है।